एक स्टार्टअप्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है? हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं है। स्टार्टअप में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक अभी तक मुझे लगा, ये एक प्रॉब्लम है जिसको कोई नहीं सॉल्व कर सकता है। एक डीएम जो चाहे हर समस्या को हल कर सकता। देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह वहाँ राह। हम लोग ज़मीन पे चटाई पे बैठ के बात कर लेंगे। पहले बेचना सीखो। तो गांव का जो मुखिया है, सरपंच, प्रधान है, वो वहाँ का पीएम है, वहाँ का सीएम है। जी। स्टार्टअप इनोवेशन जैसे कॉन्सेप्ट से क्या गाँव को बेनिफिट होता है? अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत कर दें तो हमारे देश की जितनी भी जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स समस्याएं हैं वो काफ़ी कुछ कम हो जाएंगी। एक गाँव का जो सबसे गरीब किसान है, जो एक्चुअल में खेती कर रहा है, वो अपने डीएम के पास जाने में भी डरता है अगर कोई प्रॉब्लम हो। ये डर कैसे ख़त्म होगा? तो वही हो गया ना जो पहले के ज़माने में था कि हम अंग्रेज़ों से डरते थे, आज वो ब्यूरोक्रेट्स बन गए हैं। उनसे एक गाँव का जो छोटा किसान है वो जाके नहीं मिलता है। अधिकारी हमेशा शीशे के ग्लास में है। पब्लिक लीडर, ये जनता है, सब जानती है। हम जनता का पैसा से, ये जो हमारा, हम जो अपने को खुदा, ईगो और भगवान समझते हैं, उसमें मेरा कुछ नहीं है। आम जनता की गाढ़ी कमाई से गलतफहमी हम पाले पड़े। क्या पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है एक डीएम के ऊपर? मेरा ये मानना है 80% काम में कोई प्रेशर नहीं है। वो केवल अपनी कमी को छिपाने के लिए ढाल बनाता है पॉलिटिकल प्रेशर का। आपका एक विज़न भी है कि भारत गाँव में बसता है। 95% लोग गांव में ही रहते हैं। मैं पहले आईएएस नहीं, पहले मैं किसान कहलाना पसंद करूंगा। एक गाँव से निकल कर के यूएस तक का सफ़र, फिर ब्यूरोक्रेट तक का सफ़र, ये आपका कितना चैलेंजिंग रहा और कैसा रहा? कोई चैलेंजिंग नहीं रहा। और मैं उस समय पीसीएस था, वो आईएएस थे। एक ईगो प्रॉब्लम भी है, पीसीएस आईएएस का सर्व विदित है, सबको पता है। इन्होंने हमारे देश पे राज किया, मैं इनसे उसका बदला ले रहा हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन विलेज अगर सही तरीके से डेवलप हो जाएं तो देश की पूरी तस्वीर बदल सकती है? आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मॉडल गांव के उस कॉन्सेप्ट की जो सिर्फ सड़क, बिजली और पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि सफाई, पढ़ाई, कमाई और आत्मनिर्भर की पूरी सोच को बदलने वाला मॉडल है। और क्या कम पैसे से गांव में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के मिलते हैं डॉक्टर हीरालाल पटेल सर से। सर, आपका एक कॉन्सेप्ट है मॉडल गांव, ये क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है, वो नाम तो मॉडल गांव है, और मॉडल गांव का मतलब हुआ कि विकसित गांव, अच्छा गांव, खुशहाल गांव। जी। और ये सब, ये कोई मेरा नहीं है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? ग्राम स्वराज। जी। फिर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो हमारे मिसाइल मैन थे, उन्होंने पूरा नाम की एक स्कीम चलाई उसी ग्राम स्वराज को लागू करने के लिए, वही सपना साकार करने के लिए। जी। तो गांव, मॉडल गांव मतलब खुशहाल गांव, धनी गांव, गांव के लोगों की जो जरूरतें हो वहां पे वो मिल जाए, यही इसकी बेसिक सोच है। हमारी जो कंट्री है वो गांव में रहती है। जी। लोग कहते हैं कि 70% रहती है और 30% शहर में रहती है। हम कहते हैं आज भी 95% लोग गांव में ही रहते हैं, गांव से जुड़े हैं या गांव पे निर्भर हैं। 95% लोग। आपका एक विजन भी है कि भारत गांव में बसता है। यही कड़वा सच है जी। कि 95% लोग आज भी गांव से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं नौकरी करता हूँ, मैं नौकरी के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए गांव से बाहर आया हूँ। जी। ठीक है, लेकिन मेरा गांव से संबंध है, गांव में मेरी जमीन है, गांव में मेरी खेती होती है, गांव से मेरा लगाव है, गांव में मेरा परिवार है, मेरा बहुत अटूट संबंध है। तो मैं आईएएस भले हूँ, जी। लेकिन मेरे गांव में मेरी खेती है ना, मेरे नाम जमीन है। मेरे ये। फादर के मरने के बाद हम 3 भाई हैं, तीनों का नाम डिवाइड होता है। तो कहने का मतलब यह है, अब अगर कोई कह दे आप तो आईएएस हो, जी। तो भैया मैं तो किसान भी हूँ, क्योंकि मेरे गांव में घर में मेरे नाम खेती है, और आज भी खेती खूब शानदार होती है। और वहां से मुझे मिलता है, घर से जो है खाने पीने की चीजें नेचुरल आती हैं। उससे क्या है, एडल्ट्रेशन नहीं होता। तो हम आईएएस भी हैं और किसान भी हैं। अगर हमसे कोई पूछे आप पहले आईएएस कहलाना पसंद करेंगे या किसान, जी। तो सही बात यह है, मेरे ये दिल की बात है, मुझे कोई पहले किसान कहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं पहले आईएएस नहीं, पहले मैं किसान कहलाना पसंद करूंगा। जी।
मॉडल गाँव का जो आपका कॉन्सेप्ट है सर, इसमें गाँव को इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ हेल्प मिलती है बस या सिर्फ़ ये कॉन्सेप्ट ही है? नहीं देखो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मॉडल गाँव एक प्रोसीजर है, जी, एक तरीका है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो आप इसको बहुत नटशेल में ये कह दो कि मॉडल गाँव इज़ द एसओपी, मॉडल गाँव इज़ द प्रोसीजर हाउ टू मेक देम डेवलप्ड। जी, गाँव को अगर आप डेवलप करना चाहते हो, मॉडल बनाना चाहते हो, तो चीज़ों को कुछ ना कुछ करोगे ना, उसको लागू करोगे ना। जी, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चीज़ें तो बहुत हैं, केंद्र सरकार की बहुत स्कीमें हैं, राज्य सरकार की हैं, बहुत गाँव के लोग बहुत कुछ दान देना चाहते हैं गाँव के विकास के लिए, जी, लेकिन वो लागू नहीं हो पाती हैं। जब लागू नहीं होंगी तो ज़मीन पे उतरेगा नहीं तो गाँव का विकास नहीं होगा। तो ये जो मॉडल गाँव का कॉन्सेप्ट है, हम बांदा में करीब 1.5 साल जब कलेक्टर थे 2000 अगस्त 18 से लेके फरवरी 20 तक, जी, तो वहाँ करीब 470 गाँव थे, 470 ही गाँव थे और वो भी वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं थी, तो वो गाँव वाला ज़िला था, पिछड़ा ज़िला था, पानी की किल्लत, जी, माइग्रेशन ज़्यादा था, नौकरी और रोज़गार की तलाश में लोग 25 से 30% बाहर थे। तो हमने वहाँ पे जो विकास किया, हमने वहाँ पानी का वाटर टेबल बढ़वाया, 1 मीटर 34 सेंटीमीटर, चुनाव में लोगों को वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जी, पार्लियामेंट 2019 में, जिससे लोग एक प्लेटफ़ार्म एक मुद्दे पे इकट्ठा हुए, ज़िले की एकता बढ़ी। जी, इस मैंने तरह आप से बहुत सारे काम किए जिससे गाँव का विकास हुआ, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी और लोगों के जो दिमाग में ये था, अरे हम तो बांदा में पैदा हुए हैं, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, अगर हम कुछ हमारी ज़िंदगी अच्छी होती तो हम किसी बड़े ज़िले में गाज़ियाबाद, नोएडा में होते। जो वो हारा हुआ उनका मन था, सोच था, उसको मैंने बदल दिया। नहीं, जो नोएडा में जो कोई एक आदमी जो काम कर सकता है, उससे बेहतर हम बांदा में कर सकते हैं। ये जो डिफीटिस्ट माइंडसेट था, इसको बदला। अब ये तो दिखता तो है नहीं। हारा हुआ जो मन था, उसको बदला। तो पूरे ज़िले में ये जो ऊर्जा ऊर्जा आई, लोगों का सोच बदला और लोग फिर मिलके करने लगे तो लोगों का विकास होने लगा। स्टार्टअप इनोवेशन का भी कॉन्सेप्ट आपने बांदा जैसे डिस्ट्रिक्ट में किया था। स्टार्टअप इनोवेशन का जो आप कॉन्सेप्ट कह रहे हो, डीएसटी ये विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का एक क्लब है, उसको जी, बोलते हैं विज्ञान क्लब। तो विज्ञान क्लब का जिलाधिकारी अध्यक्ष होता है और उसके कई लोग मेंबर होते हैं, कोऑर्डिनेटर होता है। उसका काम है जितने भी अच्छी चीज़ें हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की, उसको प्रचार प्रसार करना। तो मैंने बांदा में 3 दिवसीय स्टार्टअप इनोवेशन का एक बहुत बड़ा इवेंट किया इवेंट किया था सर। और पूरे देश से 138 साइंटिस्ट और इनोवेटर और स्टार्टअप बुलाए। जी, उनका प्रदर्शन कराया, जो काम करते थे स्टॉल लगा के 3 दिन प्रदर्शन कराया। 4-5 कमरों में सेशन चलवाए तो लोग आते थे। उसका मकसद ये था कि लोगों के दिमाग में एक चीज़ ये पैदा कर देना कि देखो दुनिया कितनी आगे चली गई है, जी, दुनिया कहाँ पहुँच गई है, हम कितने पीछे हैं और हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उनके मन में आगे बढ़ने का, आगे जाने का दिखा करके एक सोच पैदा करना, जी। सपने दिखाना। उस इवेंट से मैंने लोगों को सपने दिखाए। जब आदमी देखता है ना, तो उसके मन में मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही उसके सपने आने लगते हैं। स्टार्टअप इनोवेशन जैसे कॉन्सेप्ट से क्या गाँव को बेनिफिट होता है? गाँव को नहीं, स्टार्टअप इनोवेशन से सबको बेनिफिट होता है। स्टार्टअप है क्या? पहले ये समझिए। जी, स्टार्टअप मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ लोगों की एक टीम होती है, 8 लोग, 5 लोग, 2 लोग, 4 लोग हुए। और वो जो आदमी स्टार्टअप मिलके बनाते हैं, उनकी सोच क्या होती है? वो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, रिस्क लेने की क्षमता होती है जी, और उनमें ऊर्जा होती है। तो ऐसे व्यक्ति जिसमें आउट ऑफ बॉक्स सोचने की क्षमता हो, रिस्क लेने की क्षमता हो एंड फुल ऑफ एनर्जी, ऐसे 2, 4, 6, 10 लोग इकट्ठा होते हैं और वो क्या बनाते हैं? स्टार्टअप। स्टार्टअप बनाते हैं। तो वो स्टार्टअप बनाते क्या हैं? हमारे देश में बहुत सारी समस्याएँ हैं, जी, जिसका समाधान नहीं है। तो स्टार्टअप क्या करता है? उन समस्याओं का समाधान, ये कोई प्रोवाइड करता है। समाधान है, समस्या है उसका समाधान ढूँढता है। जी, उस समाधान ढूँढने के लिए क्या चाहिए उसके पास? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होना चाहिए,
रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। फिर वो क्या करता है, 3-4 लोग इकट्ठा होकर के और उस समस्या का समाधान। तो समस्या तो शहर में भी है, देहात में, हर जगह समस्या समस्या है। तो स्टार्टअप्स समस्या का समाधान करते हैं। तो समाधान में क्या करते हैं? मुख्यतः वो बहुत सी चीज़ें करते हैं। मैं 3 बात को कहता हूँ। अगर मान लीजिए उस काम को करने में 3 घंटा लग रहा है, तो उसका टाइम घटा देंगे, 1.5 घंटा में कर देंगे, 1.5 घंटा कम कर देंगे। मान लीजिए उस काम को करने में लागत आ रही है 3,000, तो घटा करके 2,000 कर देंगे, 1,000 कर देंगे। जी। तो टाइम घटाते हैं, कॉस्ट घटाते हैं, करने में अगर कठिनाई है तो उसको सरल करते हैं। ये 3 चीज़ किसी चीज़ में आ गया, तो वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यही स्टार्टअप करता है, समस्या का समाधान करता है, उसमें ये 3 चीज़ घटाता है। और स्टार्टअप एक ग्रुप होता है जिसका हर सदस्य आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, रिस्क लेने की क्षमता होती है और फुल ऑफ एनर्जी होता है। ये मेरी अपना एक समझ है, जो मैंने स्टार्टअप को कई किताबें पढ़ने, सुनने के बाद मैंने उसको बहुत सिंप्लीफाई वे में अपने भाषा में मैंने समझा, लोगों को बताता हूँ। सर, मैं देखता हूँ कि आप देश भर में, अभी लखनऊ में भी स्टार्टअप की जो कम्युनिटी है उसको आप बिल्ड कर रहे हैं, और देश भर में आप गुजरात में कुछ दिन पहले थे, वहाँ पे भी आपने स्टार्टअप कम्युनिटी को काफ़ी हेल्प किया। एक स्टार्टअप्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है? हर स्टार्टअप ऐसी कौन-सी गलती कर रहा है जिसकी वजह से वो पीछे रह जा रहा है? देखिए, स्टार्टअप के जो लोग हैं, स्टार्टअप मैं आजकल एक चारपाई के कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ। जी। अगर आपको आराम चाहिए, शरीर को आराम देना, तो चारपाई चाहिए। तो चारपाई पे लेटने के लिए चारपाई, तो चारपाई में कितने पाया हैं? 4। 4। तो मतलब जब 4 पाया इकट्ठा हुए तब चारपाई बनी, तब आपको आराम मिल रहा जी। है। स्टार्टअप में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक अभी तक मुझे लगा, इसमें जो स्टार्टअप के लोग हैं वो जोड़ तो सबको लेते हैं, लेकिन सब कुछ वन मैन आर्मी रखते हैं। हुँ। ना उसमें किसी को हिस्सा देंगे, ना कोई इक्विटी देंगे, और प्रोप्राइटरशिप में चलाते हैं। जी। सबका मैक्सिमम का सोच यही है। जैसे मैं अभी एक से मिला, तो उनसे जब मैं पूछता हूँ, तुम बताओ ये अकेले कर रहे हो, तुम्हारा फाउंडर को फाउंडर कौन है? जी। तो वो अकेले फाउंडर को फाउंडर ऑल इन वन है वो। अभिषेक जी, इनफाउंड वाले। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, फिर मैंने उनको समझाता हूँ, मैं कहता हूँ भैया चारपाई बनाओ, जी। कम से कम ग्रुप तो बनाओ। और जब तक आप किसी को दोगे नहीं, तब तक आपको मिलेगा भी नहीं। पहले देना सीखो, तब लेना सीखो। हम लोग केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। ये स्टार्टअप के साथ मैंने जो यूपी में प्रॉब्लम देखा, ये मेन प्रॉब्लम है। जब बारह डिस्ट्रिक्ट में सर आप डीएम थे, उस टाइम पे आपने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि मिट्टी के बर्तन में हर ब्यूरोक्रेट और हर अधिकारी मिट्टी के बर्तन में खाना खाएगा। इसके पीछे बिज़नेस को, गाँव के जो छोटे बिज़नेस है उसको बढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट था, या फिर उसके अलावा कुछ नेचुरल बेनिफिट था? दोनों था। क्योंकि जब मैं बचपने में मैंने देखा है, मैंने मिट्टी के बर्तन में खाना खाया है, पत्तल पे खाना खाया है, जी। और जैसे-जैसे बढ़े और जैसे बढ़ते गए, तो वो सब पत्तल और मिट्टी के बर्तन गायब होते गए, प्लास्टिक आता गया। जी। फिर अब इधर देख रहे हैं कि प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक हम लोगों के सबके खून में है, इसलिए हमारी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, और नौजवानी में हार्ट अटैक हो रहा है, अचानक डेथ हो रही है। ये सब ड्यू टू प्लास्टिक हो रहा है। और प्लास्टिक जल, जंगल, ज़मीन तीनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हमने जब 2018 में वहाँ जा कर के, तो हमने कहा हम प्लास्टिक फ्री बांधा बनाएँगे। जी। तो मैं बड़े आदमी से झोला लेता था। तो हमने कहा इसको कैसे किया जाए? हम कोई काम को बहुत आसान बना कर के, और जो बड़े दुकानदार, बड़े लोग थे, हमने कहा भैया हमें 200 झोला दे दो डीएम साहब को, हुँ। और उस पर आप प्रचार के लिए अपना लेबल-वेबल लगा लो। जी। वो 200 झोला हमको देते थे, और हम ले करके जाके दुकानों पे बाँट करके मीडिया में छपवाते थे कि भाई ये प्लास्टिक की झोला की जगह ये कपड़े वाला, जूट वाला जूट झोला वाला यूज़ झोला यूज़ करो, करो। रिप्लेस कर दो। जी। इसी तरह से मिट्टी के बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में मत खाओ, पानी मत पियो, मत यूज़ करो। तो प्लास्टिक के बर्तन को मिट्टी के बर्तन में लाए, तो देखा वहाँ मिट्टी के बर्तन नहीं मिलते हैं, वहाँ है ही नहीं है। तो पता चला कि झांसी में ये कोई बनाता है, फिर झांसी वाले को बुलवाए, उसके कई जगह प्रचार कराए, फिर फाइनली एक लड़का तैयार हुआ कि हम मिट्टी के बर्तन का दुकान खोल देंगे। जी। मैं उसके मिट्टी के बर्तन के दुकान का उद्घाटन करने खुद गया था। ओके। तो इस तरह से कि भाई अगर मिट्टी, हम कह रहे हैं मिट्टी का बर्तन में खाना खाओ, तो मिट्टी का बर्तन जब जिले में नहीं मिलेगा, तो कहाँ से तो कहाँ से खरीदेगा? खाओगे? तो उसको पता किया, मिट्टी के बर्तन का नुमाइश लगवाई, फिर दुकान खुलवाई, जिससे जिसको मिट्टी का बर्तन लेना हो। तो आपको रिप्लेसमेंट ही सबसे बढ़िया रास्ता है। इसी तरह से जितने गाँव में कुम्हार थे, तो उनको कुम्हारी कला का वो मिलता था, पट्टा। पट्टा मिलता। उसको स्पेशली अभियान चला करके एसडीएम से पट्टा दिलवाया।
कुम्हारों के घर एसडी दीपावली पे मैं खुद एक के यहाँ गया, एसडीएम को भेजा, जाओ उनको मिठाई दे के आओ जिससे उनको हाईलाइट हो, उनके मन में ये ना आए कि मैं छोटा काम कर रहा हूँ। जी। उनको इज्जत बढ़ाओ, उनका शान बढ़ाओ। वतन इसी बहाने कुम्हार लोगों की मैंने एज ए कलेक्टर करीब 150 कुम्हार को बुला करके मीटिंग में हाल डीएम मीटिंग हॉल में बैठक करी, उनसे सीधा संवाद किया जी। जिससे उनका मनोबल बढ़े। वो कभी एक लेखपाल से तो मिलने में उनकी रूह कांपती है। हमने 3 बार कुम्हारों की बैठक की, खुद गया घर, उनके घर गया। तो इस तरह से 2 फायदा हुआ, एक तो प्लास्टिक हटा, उसके जगह पे बर्तन आए, दूसरा उनका रोजगार बढ़ा। ठीक, जी। इसी तरह से पत्तल का जब हमने पता किया ये पत्तल कहाँ मिलता है, पता चला सदर कोतवाली के सामने जमीन पे रख के कुछ महिलाएं पत्तल बेचती हैं। मैं खुद मिठाई और फूल लेके गया जी। एज ए डीएम, जी। और मैं बिना बताए गया और गया वहाँ जितने लोग थे जो बेचने वाले, उनको फूल पहनाया, उनको मिठाई दी, फोटो खिंचवाया, पेपर में छपवाया कि भाई अब सब लोग पत्तल में। अब हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग खुद नहीं करना चाहते हैं, दूसरे से करवाना हमारी फिलॉसफी, हम खुद ही, हम महात्मा गांधी हम खुद करते हैं। जी। तो हमने ऑर्डर कर दिया कि जो सरकारी बैठक होगी, बैठकों में जो भी कुछ चाय पानी नाश्ता होगा वो दोना पत्तल में, मिट्टी के बर्तन में, और ये प्लास्टिक नहीं दिखना चाहिए। और सबसे पहले मैंने कलेक्टर के घर में, जो हमारा घर था, वहाँ जितने प्लास्टिक के बर्तन थे सबको हटा करके निकलवा दिया और मिट्टी के बर्तन दिया। और हमारा डीएम बंगले में खाना पीना सब मिट्टी के बर्तन में होने लगा। फिर मैं मुझे देख करके मेरे अधिकारी भी कि ये साहब तो अच्छी बात कह रहे हैं, तो हमने उसको सिंप्लीफाई किया। और मेरा ये मानना है कि अब हमें पहले 40 साल पहले की भांति प्लास्टिक फ्री लाइफ जीना चाहिए। ना प्लास्टिक में का गिलास होगा, ना प्लास्टिक की कुर्सी होगी, जिंदगी में प्लास्टिक का कुछ नहीं होगा। जी। चाहे वो सिंगल यूज प्लास्टिक हो और चाहे मल्टीपर्पज प्लास्टिक हो और चाहे परमानेंट प्लास्टिक हो। हम प्लास्टिक फ्री लाइफ जीना चाहते हैं और यही सबको करना पड़ेगा, और नहीं तो ये प्लास्टिक घेर लिया है और मार डालेगा। बहुत खतरनाक दुश्मन है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हर चीज़ में तो अभी प्लास्टिक है। क्या प्लास्टिक को बैन कर देना ये गवर्नेंस के पॉलिसी में होना चाहिए? नहीं, गवर्नेंस की पॉलिसी में तो आ ही रहा है ना धीरे-धीरे। देखिए पहले दुकानों पे कहाँ पला, अब देखिए मैक्सिमम दुकानों पे आपका बैग बदल गया। जी। बदला कि नहीं बदला? सही तो ये बात है। गवर्नमेंट पॉलिसी है कि इतने माइक्रोन से करो, ऐसे करो। और इसमें रिसर्च ये हो रहा है कि ये जो प्लास्टिक है, इसमें क्या मटेरियल मिला दें कि ये भी डिकम्पोज़ होने लगे। अभी वो क्या है, उसकी दिक्कत क्या है? डिकम्पोज़ नहीं होता। डिकम्पोज़ नहीं होता है। तो इस पर काफ़ी अच्छा रिसर्च चल रहा है, कुछ प्रगति भी हुई है कि उसमें कौन-सा केमिकल बना दिया जाए, डाल दिया जाए कि वो अगर प्लास्टिक यूज़ करो मिट्टी में जाए तो सड़ जाए। अभी वो सड़ नहीं रहा है। तो वो भी चल रहा है। रिप्लेसमेंट करने के नियम कानून बनाए जा रहे हैं। अब आप आजकल देखिए, आप 10 साल पहले आपको कहीं रोड पे जाओ तो कुल्हड़ में चाय मिलती थी? नहीं नहीं मिलती मिलती थी। थी। आज मैक्सिमम दुकानों पे कुल्हड़ में चाय मिलने लगी है। मिलने लगी। तो क्या है, ये रिप्लेसमेंट है। लोग सोचना शुरू कर दिए हैं, लेकिन दिक्कत ये है जितनी तेज़ी से इसको ज़िंदगी से भगा देना चाहिए, नहीं भगा रहे हैं। प्लास्टिक को रिप्लेस करना मिट्टी के बर्तन से ज़्यादा उपयोगफुल है या फिर उसको पीतल के बर्तन से उपयोग करना ज़्यादा? किसी चीज़ से जो आपको अच्छा लगे। देखिए सबकी अलग-अलग थॉट प्रोसेस है। किसी को मिट्टी का बर्तन अच्छा लगता है, किसी को पीतल। अब मुझे मोही का है तो मुझे मिट्टी के बर्तन में बड़ा अच्छा लगता है। अगर मुझे मिट्टी के बर्तन कुल्हड़ में चाय मिल जाए तो मेरी तबीयत खुश हो जाती है। मिट्टी के बर्तन में मैं पानी पीता हूँ, सुबह मैं उठता हूँ मेरे घर पे भी मिट्टी का बर्तन, तो मैं गिलास जो है वो मिट्टी का बर्तन जब उसमें पीता हूँ मिट्टी वाले में, तो सोदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर किसी का पीतल में टेस्ट है, किसी के मिट्टी के बर्तन में है, किसी का स्टील में है, किसी के काठ के गिलास, लकड़ी के गिलास में, हर आदमी का टेस्ट अलग-अलग डेवलप है। तो जिसका जिसमें टेस्ट है उससे पिए, खाली प्लास्टिक ना हो। आपने ऐसा क्या देखा कि ये एक प्रॉब्लम है जिसको कोई नहीं सॉल्व कर सकता है? ना एक डीएम सॉल्व कर सकता है, ना उसको एक गाँव का इंसान सॉल्व कर सकता है। ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम है जिसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता है? देखो मैं आपको बता दूँ, मेरे मन में कोई ऐसी भावना ना आज भी नहीं है। एक डीएम जो चाहे कोई समस्या को, किसी सॉल्व समस्या को, हर समस्या को हल कर सकता। हो सकता है कि वो समस्या को 100% हल कर दे, पूरा का जी। पूरा। हो सकता है वो 80% कर पाए, 60% कर पाए, 20% कर पाए, 30%। लेकिन कोई असंभव चीज़ मुझे तो मेरे सा हो सकता कुछ हो, मेरी जानकारी में नहीं है। मुझे तो कुछ चीज़ असंभव लगती ही नहीं है। देयर इज़ विल, देयर इज़ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। लेकिन ये नौटंकी वाली चाह नहीं, मन में बगल राम में छुरी। अगर आप किसी चीज़ को चाह लोगे
तो आपकी नींद खत्म हो जाएगी, आप परेशान रहोगे उसको पाने के लिए। ये होना चाहिए। सर ये बॉटम अप अप्रोच क्या है? देखो होता क्या है, आपने बहुत सुना होगा इंटरव्यू में, अरे एसी कमरा में बैठ के पॉलिसी बनती है और जो ज़मीन पे आता है तो जी, लागू नहीं होती है। ये अक्सर हम लोग टांट सुनते हैं, बहुत सुनाते हैं। एक बात। दूसरा है वन साइज़ फिट फॉर ऑल। वन साइज़ फिट फॉर ऑल ये भी लागू नहीं होगा गवर्नेंस में, प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट में। कैसे? बांदा में जितनी पानी की समस्या है, उतना बस्ती या तराई में नहीं है, क्योंकि जी, वहाँ पानी का लेवल बहुत है, ऊपर है। जी, अब हम एक पॉलिसी बना दें पानी समस्या के समाधान के लिए, बांदा और तराई के लिए एक, तो नेचुरल सी बात है कि वो गड़बड़ करेगा। तो जो लोकल सिचुएशन होती है, उसके हिसाब से अगर प्रोजेक्ट बनाए जाएँ, प्रोग्राम बनाए जाएँ और वहाँ लोकल लोगों के सलाह-मशवरा से, कंसल्टेशन से, पार्टिसिपेशन से, कोऑपरेशन से, कोलैबोरेशन से, तो वो जो प्रोजेक्ट प्रोग्राम बनेगा, वो 100% लागू होगा और ज़मीन पे उतरेगा। इसको कहते हैं कि बॉटम बॉटम अप अप अप्रोच, अप्रोच। ठीक है। अब आप दिल्ली, लखनऊ या कहीं इकट्ठा वन साइज़ फिट फॉर ऑल बना दो एसी कमरा में, वो जब ज़मीन पे जाएगा तो 20% भी लागू हो जाए, 50% लागू हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए बॉटम अप अप्रोच, और ये काफ़ी अब चर्चा में आ गया, क्योंकि टॉप डाउन रिजल्ट दे नहीं रहा, लोग हैं परेशान। तो अब बॉटम अप की तरफ, मैं तो बहुत पहले से ही, मैं तो बॉटम अप वाला ही हूँ, टॉप डाउन से मेरी कभी दोस्ती नहीं हुई, मैं तो जी। हमेशा बॉटम अप वाला हूँ। लेकिन अब ये चर्चा में आ गया है और लोग इसको फॉलो करने लगे, क्योंकि रिजल्ट चाहिए। आपका एक कॉन्सेप्ट है नो कॉस्ट, लो कॉस्ट एक्टिविटी। उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, जब दुनिया में हम कोई काम करना चाहते हैं, क्या? जैसे मान लीजिए, हम लोगों के गाँव में मैंने बचपन में देखा, एक शादी होती थी और शादी में 3 दिन लोग, जब आज तो 1 घंटा रुकते हैं, शादी में 3 दिन बारात रुकती थी। तो क्या करते थे? कोई चा पूरे गाँव से एक-एक चारपाई आता था, गद्दा रजाई आता था, खाने का सामान देते थे, पूरे गाँव की औरतें खाना बनाती थीं। गाँव के लोग ही मिलके उसको खिलाते थे, सब कुछ। कोई टेंट नहीं था, सब क्या था? कंट्रीब्यूटरी था। जी, तो ये लो कास्ट, नो कास्ट, यही फ़ॉर्मूला है भाई। अब आज के डेट में क्या है, 10 लाख आप एक दिन लेके बैठते हैं टेंट वाले के यहाँ, वहीं सब बबर्ची-वबर्ची तय कर देते हैं। जी। तो मेरा ये नो कास्ट, लो कास्ट वही पुराने ज़माना वाला है कि सब लोग मिलके करो, सब लोग मिलके जैसे करो, करो। सब लोग दे लेकर के करो, एक-दूसरे की मदद करो, इसको कहते हैं जन-सहभागिता। जी, 10 लाख रुपया नहीं है तो शादी नहीं होगी, अरे उससे अच्छी शादी होगी, वो पहले ऐसा होता रहा है। तो जो पब्लिक पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, यही नो कास्ट, लो कास्ट है। अब आप जैसे दूसरा, ये तो मैंने गाँव का उदाहरण दिया, मैं बांदा में कलेक्टर था, हम लोगों ने मिलके, इसीलिए मैं वर्ड कह रहा हूँ, हम लोगों ने मिलके, हमारा कोई योगदान नहीं है, हम जी। खाली डायरेक्शन दिए। आपने अपने बुक में भी अगर कोई कॉन्सेप्ट लिखा है तो बहुत उसमें सबका नाम भी मेंशन किया है कि हाँ, हम सब लोगों ने मिलके ये किया प्रोजेक्ट है। पे वर्क किया है। हमारे यहाँ इसमें बड़ी कंजूसी, दूसरे का आइडिया चुरा लेते हैं जी, और कहेंगे हमारा, ऊपर ले जाके बताएँगे कि हमारा, हम उल्टा करते हैं। हम ऊपर भी अगर जाके बताएँगे, हल्ला करेंगे तो कहेंगे हमारा नहीं है, फलाने से मैंने चोरी किया, ये फलाने का कॉन्सेप्ट है। जी, क्या? इससे मुझे फ़ायदा होता है, क्योंकि उस आदमी को पता तो लगता ही है कि ये साहब ने हमारा वहाँ ऊपर जाके बताया कि बताया। कॉन्सेप्ट, तो लोग खुल के अपना आइडिया हमें देते हैं। जी, अगर एक बार हमने नहीं बताया, चोरी किया, तो ये भी फैलता करे, वो तो अपना हमारा वाला अपना बेच दिए, अपना नंबर बढ़ा लिए, तो फिर कोई नया आइडिया नहीं मिलता है। नहीं मिलता, नहीं देता है। तो वो चोरी में फ़ायदा नहीं है, बताने में फ़ायदा, लेकिन लोग चोरी में फ़ायदा समझते हैं। जी, अब हम टॉप ये ब्यूरोक्रेसी में खूब चर्चा है कि भाई नीचे वालों का आइडिया ले जाके ऊपर बेच देते हैं, और ये सच्चाई भी है, मैंने भी बहुत देखा है। खुद कई आईएएस अफ़सरों के मुँह से भी सुना कि हमारा वाला, वो बैठक हुआ, चर्चा हुआ और हमने बताया था। 1 महीना तक शांत रहे, 1 महीना बाद वही थोड़ा-सा अमेंड करके और जाकर कह दिया हमारा है। अच्छा, आप कोई भी चोरी करोगे जनता के मामले में, तो ये आप गलतफ़हमी मत रहिए, ये जनता है सब जानती है। जानती है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट इसका उल्टा है। हम एक उसमें केवल जो है एक्सीलरेटर, फैसिलिटेटर, कोऑर्डिनेटर बनते हैं आइडिया में। आइडिया आपका है, मैं पूरी मदद करूँगा, आप आइडिया को आगे ले जाओ और समाज का फ़ायदा करो, मैं आपके साथ तन, मन, धन से हूँ। ये मेरा आइडिया है। सर आप ग्रीन इलेक्शन पे भी काफ़ी वर्क कर रहे हैं। आपने बादा में जब डीएम थे, उस टाइम पे भी आपने इलेक्शन को 2014 में लोकसभा के 2019 में। 2019 में लोकसभा इलेक्शन में भी आपने बहुत वर्क किया था और बादा डिस्ट्रिक्ट का 52% जो
वोटिंग परसेंटेज था उसको 62% तक आप लेके गए थे। और उसका जो कॉन्सेप्ट था, आपने एक टारगेट दिया था कि बादा में होगा 90% प्लस वोटिंग। और इसके तहत आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के गांव के बीएलओ लेवल तक के अधिकारियों को भी आपने एक्टिव किया था। और उसको काफ़ी आपने सक्सेस भी किया, आपको पुरस्कार पुरस्कार भी मिला, और आपने अपने बुक में भी मेंशन किया है कि आपको बहुत सारे लेटर्स भी मिले। तो सर, ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसे मतलब कहाँ से मिलता है कि एक गवर्नेंस ऊपर लेवल पे बनाता है कोई प्रोजेक्ट कि इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाना है? बहुत सारे डीएम उसको नहीं करते हैं, या फॉलो भी करेंगे तो बहुत नॉर्मल तरीके से करेंगे, बट आप उसको अपना एक नया टारगेट मान करके उस पे वर्क करते हैं, और उस पे काफ़ी अच्छा वर्क किया आपने। हमारी ज़िंदगी में कई फार्मूले हैं। एक फार्मूला है जो आपका क्वेश्चन उसका जवाब है, डू द सेम थिंग डिफरेंटली। जी। हम लकीर के फ़कीर नहीं है इसको समझने के लिए। डू द सेम थिंग डिफरेंटली, हम लकीर के फ़कीर नहीं हैं। दूसरा, प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। उनकी और हम प्रिकॉशन पे ज़्यादा काम करते हैं, क्योर पे कम करते हैं। हम देने में विश्वास ज़्यादा करते हैं, लेने में कम करते हैं। ऐसे हमारे ज़िंदगी के 8-10 कुछ सिंपल से सिद्धांत है। तो जो आपका बात है कि कैसे हर काम आप नया कर देते हो, जी। उसके पीछे वही है, डू द सेम थिंग डिफरेंटली। अब आपको किसी चीज़ को डिफरेंट बनाना है, तो डिफरेंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? मैन पावर चाहिए, रिसोर्स चाहिए, ताकत चाहिए। तो ये मैन पावर, रिसोर्स, ताकत किसके पास है? आम जनता के पास है। जी। आम जनता चाहे अधिकारी के रूप में हो, चाहे दुकानदार के रूप में हो, चाहे किसी रूप में हो। तो अब आम जनता से आप रिसोर्स चाहते हो, उसकी ताकत चाहते हो, तो आपको आम जनता को पटाना पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है। उसका विश्वास जीतना पड़ेगा। महात्मा गांधी क्या करते थे? यही करते थे। जी, गाँव-गाँव घूम करके उन्होंने गाँव-गाँव विश्वास घूम जीता। करके लोगों का विश्वास जीतते थे और ट्रस्ट। तो हम भी यही करते हैं। हम जहाँ भी रहते हैं, किसी भी भाग में, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जिला हो, चाहे तहसील हो, हम अपने अच्छे विचार से, अच्छी सोच से, लोगों से घुल-मिल करके उनका विश्वास जीतते हैं जी। कि भैया ये जो कुछ भी मैं इस कुर्सी पे बैठ के कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूँ। ये साबित करना पड़ता है और ये साबित करना आसान नहीं है। नहीं है। और ये साबित करने की कला मेरे अंदर है और मैं साबित कर ले जाता हूँ। लोगों का विश्वास मेरे ऊपर बन जाता है और सब लोग मुझे अपनी ताकत दे देते हैं। और हम सब लोग सबकी ताकत से, जब सबकी ताकत मिल गई तो चमत्कार तो होना ही है। लोगों से मिलना, अब हमसे कोई आए और हम देखते होंगे आप अधिकारी जाते हो ऐंठा रहता है, वो लगता है वो अपने को खुदा से नीचे नहीं समझता। और मेरे पास कोई भी आता है, 30 सेकंड लगेंगे, उसे लगेगा कि मैं अपने पिताजी से मिल रहा हूँ या अपने बड़े भाई से मिल रहा हूँ। आप कहते भी हैं कि बहुत शॉर्ट में समझा दो, फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं हाँ, है। आएँगे तो वो डरते हैं, उनके मन में भय रहता है। हाँ सर, ये सही वैसे, ठीक है? तो और हमें तुरंत आते हैं, मैं उनको नॉर्म करता हूँ, कहता हूँ सीधा बताओ यार, काहे इधर-उधर घुमा रहे हो? बताओ, मैं तुम्हारी म जब मैं खुद ही कह रहा, जब मैं इनको खुल के ऑफ़र देता हूँ, बताओ मैं पूरी मदद करूँगा। वो खुल के बताता है, दिल खोल के बताता है और 2 मिनट के अंदर जो मैं उसकी समस्या से, मैं तुरंत उसकी जो मेरे पास होता है सब उसको दे कर के जो कर सकता हूँ, कर देता हूँ। जब मेरी पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी इनफाउंड में, तो उस टाइम पे भी आपने बोला था कि तुम लोग यहाँ पे इतना सब कुछ क्यों करके रखे हो? हम लोग एक पार्क में भी मिल सकते हैं, हाँ। वहाँ हम लोग ज़मीन पे चटाई पे बैठ के बात कर लेंगे, ये सब फालतू तुम लोग जो कर रहे हो आज के बाद ये मत करना। हाँ, 1 मिनट, वो वहाँ मेरा वो नो कास्ट, लो कास्ट कॉस्ट वाला फ़ॉर्मूला टकरा रहा था। जी। क्या? क्योंकि जब आप कहीं एसी कमरा, अगर वही हम लोग 10-12 स्टार्टअप थे, जी। वहाँ करीब खर्चा आया 7,000 का। वो जी। खर्चा मैंने किया था, जी। जी। क्योंकि वो अभिषेक सिंह कर रहे थे, मैंने मना किया। पैसा मायने नहीं रखता। हम जिस पर्पज़ के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, क्या वो पर्पज़, अगर वही चीज़ हमने कहा था कि राम मनोहर लोहिया में या जो है ये अपना है जनेश्वर पार्क में, पेड़ के नीचे ज़मीन पे बैठ के और बढ़िया नेचुरल वे में बात करेंगे, तो वो बैठक और अच्छी होती। जी। और उसमें कास्ट आधा क्या है, 1/4 हो जाता। वो जी। मुश्किल से चाय पानी 1500 में हो जाता, वहाँ 7,000 लगा। एक तो दाम ज़्यादा लगा और हाँ। काम कम हुआ जो हमारा काम था। जी। हाँ, तो वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ज़मीन पे बैठो। पहले भैया उड़ने के लिए हवा में मत रहो, ज़मीन पे आओ। जी। तो ज़मीन पे हरी-भरी जगह में पानी के किनारे बैठो, तो एक बहुत बढ़िया वातावरण बनता है, वो आपके काम को बहुत कई गुना अच्छा कर देता है, प्रभावी बना देता है। सर, मॉडल गाँव का जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसका मुख्य क्या-क्या है? इसमें कौन-कौन से पॉइंट को आप कवर करते हैं?
देखिए, जो मॉडल गाँव का कॉन्सेप्ट है, इसमें 3 पिलर हैं, बेसिकली 3 काम हमारा 3 भाग में हम लोगों ने डिवाइड किया। गाँव का विकास कौन करेगा? लोगों के दिमाग में ये है कि गाँव का विकास डीएम साहब, एसडीएम साहब, सीडीओ साहब फलाने कर देंगे, जी। हमें ना कुछ करना पड़े। बाहर वाला आकर के गाँव का विकास कर दे और गाँव वालों को ना करना पड़े। ये इससे गाँव का विकास नहीं होगा। गाँव का विकास केवल और केवल गाँव वाला ही मिलके कर सकता है, तभी गाँव का विकास होगा। और डीएम साहब, एसडीएम साहब, बीडीओ साहब या कोई साहब, वो केवल बाहर से धक्का दे सकते हैं, गाँव वालों को खुद दौड़ना पड़ेगा। गाँव वाले न डीएम साहब, एसडीएम साहब, सीडीओ साहब नहीं दौड़ेंगे गाँव वालों को। तो हम लोग को अच्छा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गाँव में हर जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग हैं। तो जो गाँव में अच्छी सोच के लिए लोग हैं, जी। जो गाँव में गाँव को बढ़ाने में, गाँव के विकास में अपने को लगाना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, उनका चुनना अच्छे लोगों का, जो सामाजिक सोच के लोग हैं। उनका नाम दिया हमने चेंज मेकर। जी। होता क्या है, जो बेईमान है, धूर्त है, झगड़ा लगाता है, वही हर जगह दिखता है। जो अच्छा इंसान है वो छिप के रहता है। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है गाँव के आबादी में जो अच्छे लोग हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको चिन्हित करना, चयन करना और उनको गाँव के विकास में उनकी भूमिका को यूज़ करना, पहला। दूसरा ये है कि गाँव के लोगों को विकास क्या है ये पता ही नहीं, विकास के मुद्दे कितने हैं ये पता नहीं। जी। तो क्या अगर किसी से पूछो, अरे साहब वो रोड नहीं बना, अरे वो साहब जो है स्कूल नहीं है, मिट्टी का तेल नहीं मिला। उनको ये नहीं पता है कि वाटर कंजर्वेशन से पूरा गाँव धनी हो जाएगा। जी। क्या? गाँव में विवाद अगर तो ना रहे तो गाँव का जो पैसा विवाद में बाहर जाता है, नुकसान होता है, उन्हें मुद्दा पता ही नहीं। उनको विकास में क्या-क्या मुद्दे हैं नहीं पता। तो इसके लिए हम लोगों ने गाँव घोषणा पत्र बनाया है। ओके। उसमें 25 मुद्दे हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, मार्केटिंग, डिजिटल विलेज, डॉक्यूमेंटेशन, गाँव स्थापना दिवस, इस तरह से 25 मुद्दे हैं। हम उन 25 मुद्दों से ये बताते हैं कि पूरे गाँव को अगर अच्छी तरह से विकसित करना तो इन 25 मुद्दों पे काम करना होला। खाली रोड और पानी पीने को मिल जाए, रोड मिल जाए, स्कूल मिल जाए और वो फ्री वाला राशन मिल जाए, इससे विकास नहीं होगा। ये तो 4 ही मुद्दे हुए, 21 मुद्दे और कहाँ। तो दूसरा है गाँव वालों को विकास के 25 मुद्दे बताते हैं और जिसके तहत उसका नाम रखा है विलेज मैनिफेस्टो। विलेज मैनिफेस्टो। तीसरा, गाँव में हम खेती करते हैं और जी। खेती है घाटे का सौदा। दुनिया बदल गई और खेती नहीं बदली। इसीलिए लोग चूँकि घाटे का सौदा है, गाँव में कोई खेती में नहीं रहना चाहता। तो सरकार ने इसीलिए एफपीओ का कॉन्सेप्ट लेके आई कि गाँव वाले मिलके कंपनी चलाएँ, सब लोग धनी हो जाएँ। एफपीओ का कॉन्सेप्ट। तो एग्री मार्केटिंग, एग्री मत करो, एग्री बिज़नेस करो। एग्री बिजनेस। अगर मान लो आपको गेहूँ पैदा करना है, तो गेहूँ खाने वाला कम पैदा करो, उतना पैदा करो जितनी एग्री सीड पैदा करो। जी। डाइवर्सिफिकेशन करो, मल्टी क्रॉपिंग करो, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, तो लैंड होल्डिंग घटी। हमारे बाबा के पास मान लीजिए 100 बीघा था, आज हमारे पास 10 बीघा है, तो हम तो बाबा से 10 गुना गरीब हो गए सही बात है। और यही सबके साथ है। तो मल्टी क्रॉपिंग करो, डाइवर्स क्रॉपिंग करो, क्रॉप पैटर्न चेंज करो, कमर्शियल क्रॉपिंग करो, वो पुराने ढर्रे अपना करो। इसको कहते हैं एग्री टू एग्री बिजनेस वाला काम करो। जी। हमारे यहाँ एक चीज़ तो ये तीसरा है। इसमें दिक्कत क्या है, हम लोग सब पूरा ताकत पैदा करने पे लगा देते हैं और जी। हमें बेचना नहीं आता। तो आपने मान लो टमाटर अच्छा क्वालिटी पैदा कर लिया, बेचने नहीं आता, किसान के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, अगर वो किसी भी फूड को उगा ले रहा है, बेच नहीं पा रहा। तो बेच जब हम लोग देखते हैं कि टमाटर ₹100 केजी है, लेकिन जब हमारे किसान के घर में वो टमाटर हो जाता है ना, तो वही टमाटर ₹10 किलो, ₹5 किलो, ₹5 ₹2 किलो। किलो। जी। हाँ, तो क्या करना है, किसान एक गलती कर रहा है और इसी को हम कह रहे हैं तुम ए से जेड की तरफ मत जाओ, उल्टा चलो जेड से ए की तरफ। अभी क्या जी। कर रहा है, वो प्रोड्यूसर पहले है, जी। फिर मार्केटियर बनना चाहता है। जी। हम कह रहे हैं पहले मार्केटियर बनो तब प्रोड्यूसर करो, पहले बेचना सीखो। क्या जी। करो? बेचना सीखो। और जब बेचना आ जाए तो वही पैदा करो। अभी वो ए से जेड की तरफ जा रहा है, क्या कहे, पहले पैदा करता है तब बेचने की तरफ जाता है। हम कह रहे हैं पहले पैदा करना मत सीखो, पहले बेचना सीखो। बेचना सीखो, जेड टू ये आओ। तो जिस दिन ये हो जाएगा, उस दिन वो वही चीज़ पैदा करेगा जो बिकेगा, जी। तो उसका नुकसान नहीं होगा।
तो ये हमारी कुछ सोच ही ऐसी होते चली जा रही नहीं, है। पहले ज़माने में तो चल गया, लेकिन जब ज़माना बदला तो ये दिशा तो बदला। अब पहले ऐसे था तो चल जाता था, अब ज़माना बदल गया तो दिशा तो बदलेगी ना। सही बात है। ये पहले के टाइम पे क्या होता था कि जैसे टमाटर है, हमारा किसान अगर टमाटर को उगाएगा तो हमारे मार्केट में टमाटर मिलेगा। हुँ। अगर नहीं उगाएगा तो नहीं मिलेगा। तो उससे उसको कुछ बेनिफिट होते भी थे। अभी क्या है कि बाहर से आ जाएगा बाहर से टमाटर। आ जा रहा है, इतना मतलब लॉजिस्टिक हो गया है। आपको केला मिलेगा भुसावल का, कहाँ-कहाँ का लाल जी। केला मिल जाएगा, कोयम्बटूर का, आपको लोकल नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो जो ये टेक्नोलॉजिकल या जो हमारी साइंस ने प्रोग्रेस किया, उससे हर चीज़ डिसरप्ट हो गई, हर चीज़ बदल गई, ठीक? अब आप अपना ढर्रा नहीं बदल रहे हो खेती का, काहे नहीं बदल रहे हो? तो मरना तो वही है, नुकसान तो होना है। और एक प्रॉब्लम सर, जब आप मार्केट में जाएँगे जहाँ पे सब्ज़ी मंडी होता है, अगर सब्ज़ी कोई कॉन्सेप्ट मिले तो किसान अगर मॉर्निंग मॉर्निंग में लेके गया ना, तो वहाँ के जो बड़े डीलर्स हैं वो इस चीज़ का वेट करते हैं, शाम होने दो, अभी ये फ्री में देके जाएगा। यस। उस कॉन्सेप्ट को कैसे चेंज किया जा यही तो है, सकता है? वही तो कह रहे हैं मार्केटिंग। क्या तुम लेके काहे जा रहे हो? तुम भी वही करो। जी। 100 रुपया 5,000 रुपया जेब में रख लो और जा कर के खरीदो और बेचो, खरीदो, बेचो, सब समझ में आ जाएगा कि ये 5 बजे तक कैसे इंतज़ार कराता है, क्या करता है। पहले वही ट्रिक्स तो समझनी है। जो तुम 10,000 रुपया लगा करके पैदा करके और 0 रुपया में 2,000 में बेच रहे हो, 10,000 लगाया लागत, 3 महीना मेहनत की और बेचने गए तो तुम्हें 5,000 मिला, 5,000 का नुकसान हो गया। कुछ मत करो, वही 10,000 जा करके खरीदो वही सामान और जी। वहाँ सीखो कैसे क्या गेम है। मार्केटिंग, मार्केट ट्रिक्स, टेक्निक्स एंड गेम। Try to learn first. The moment you get the knowledge about the tricks, techniques and game of the market, जी। then you will start producing the same product which you can sell. अब तुम यहाँ बेचने में तुम्हें जो है गोभी आया है तो काहे धनिया पैदा करो भाई। सही जो बात। बेच सकते हो वो पैदा करो। इसी को कह रहे हैं कि क्रॉप पैटर्न को चेंज करो, डाइवर्सिफिकेशन करो, मल्टी क्रॉपिंग करो। अभी मैं कई जगह देखा हूँ, आम का बगीचा मैंने पहले अपने बचपने में आम का बगीचा बहुत था, हमने तो हमारे गाँव में 4-5 आम के बगीचा थे, हमारा पूरा बचपना उसी के आम खाने में और तोड़ने में और टहनी पे घूमने में लग गया। जी। आज के डेट में सारे बाग गायब हैं, क्या सब काट डाले सब हमने काट डाल। और लगाए नहीं। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोगों ने बाग काटे, खेती कर रहे हैं। अभी मैंने कई जगह देखा कि आम का बाग ऊपर है और नीचे ह ठंडी में जो फसल पैदा होती है, जैसे जिंजर होता है, हुँ। हल्दी होता है, आदि। अदरक होता है, जो नीचे साइंस ने इतना किया, हुँ। ऊपर से कुछ फसलों को क्या चाहिए? ठंडा चाहिए, ठंडा। छायादार चाहिए, तो पेड़ के नीचे पहले खाली हम पा आम पैदा करते थे। अब आम से ज़्यादा नीचे जो है हम मेडिसिनल प्लांट या जो भी उसके नीचे हो रहा कर रहे हैं, जी। तो क्या बुरा है भाई? मल्टी क्रॉपिंग हो गई, क्या? सही बात है। और भी ऐसे कर रहे हैं, कुछ बड़ा वाला है, जैसे मान लीजिए ऊपर 5 फीट का वो चला गया और ये क्रॉप बीच में लगा दिया जो 2.5 फीट का है, 2 जी। क्रॉप हो गई। एक 5 फीट पे चल रही है और एक 2.5 फीट पे चल रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन एंड क्रॉप पैटर्न चेंज और कमर्शियल फार्मिंग ये हमारी ज़रूरत बन गई है और अगर हम ये नहीं करेंगे तो खेती घाटे का सौदा हो गया है। लोग किसान हताश निराश होंगे और अगर किसान हताश निराश होगा तो हमारे देश में वो जो चीज़ हम चाहते हैं संपन्नता, खुशहाली हमें नहीं मिलेगी। आप किसानों की बात करते हैं, बट यहीं पे मैं अगर देखूँ तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो किसानों को ना एकदम लास्ट समझ के छोड़ चुके हैं। उनके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं करते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। एक गाँव का जो सबसे गरीब किसान है, जो एक्चुअल में खेती कर रहा है, वो अपने डीएम के पास जाने में भी डरता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ये डर कैसे खत्म हुआ? तो वही हो गया ना जो पहले के ज़माने में था कि हम अंग्रेज़ों से डरते थे, आज वो ब्यूरोक्रेट्स बन गए हैं। उनसे एक गाँव का जो छोटा किसान है वो जाके नहीं मिलता है। हाँ, तो ये गलत बात है अगर जिस लेकिन देखो सब ऐसे नहीं है, तो काफ़ी लोग भी काफ़ी लोग। हाँ, काफ़ी लोग बदले हैं। ल जो आप बात कह रहे हो वो भी सुनने को मिलता है। जी। क्या? ईगो प्रॉब्लम बड़ा हाई है और जिसका ईगो प्रॉब्लम हाई हो गया वो किसान का तो नुकसान बाद में कर रहे हैं। अगर एक डीएम। सबसे पहले तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं, उनकी छवि खराब हो रही है। आप आम आदमी से पूछो हम अधिकारी हमेशा शीशे के ग्लास में है, पब्लिक लीडर जी। जिसको कहते हैं पब्लिक एक्टर, पब्लिक लीडर चाहे वो नेता हो चाहे ब्यूरोक्रेट है। ये जनता है सब जानती है, उन्हें पता है भले मिले हों ना, अरे भैया वो तो बहुत अच्छे अफ़सर हैं, वो तो सबकी सुनते हैं, मदद करते हैं। अरे वो तो घमंड में चूर है, तुरंत
25 ठो बुराई बता देता है। जी। तो लेकिन काफ़ी बदलाव आया है। लोग अब जनता हम क्या करते हैं, हम तो जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो यही पहले पता करते हैं कि खेती किसानी में कौन टमाटर अच्छा पैदा कर रहा है, कौन भांटा अच्छा पैदा कर रहा है, हुँ, कौन क्या, सब पता करके और पहले उन्हीं से बुला के बात करते हैं। और ये पूरा मैसेज क्रिएट कर देते हैं कि ये जितना अच्छा किसान है, किसी भी कोई गोभी, टमाटर, भिंडी, आलू, स्पाइस जो भी बनाना पैदा करता है, वो डीएम साहब का मित्र है। क्या? बस बात खत्म। आएँगे, चाय पिएँगे, गप्प मारेंगे उनके साथ, उनकी समस्याएँ दूर करेंगे, तुरंत अधिकारी को लगा देंगे। अब सबसे पहले तो मैसेज अधिकारियों में जाता है कि अरे भैया, तो डीएम से सीधा मिलता है। जी, तो जो अधिकारी वो गोली देते हैं नीचे वाले ने, जो यहाँ कई लेयर के ईगो हैं ना, कई सही लेयर का बात है। ईगो, कई लेवल के खुदा अपने आप को बना के बैठे हैं। हम जनता का पैसा से, ये जो हमारा, हम जो अपने को खुदा, ईगो और भगवान समझते हैं, उसमें मेरा कुछ नहीं है। सही सब बात। आम जनता का पैसा है, आम जनता की गाढ़ी कमाई से गलतफ़हमी हम पाले पड़े हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। हम तो उसमें ज़ीरो नहीं, नेगेटिव हैं। एज़ ए ब्यूरोक्रेट जब आप बादल डिस्ट्रिक्ट के भी डीएम थे, तो आपको ऐसा कौन-सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? क्या पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है एक डीएम के ऊपर? डीएम के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर हल्ला किए हैं हमारे। जी। जिसको काम नहीं करना है, कुछ ना कुछ बहाना बताना है। हमारे ऊपर बहुत हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर प्रेशर, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। मेरा ये मानना है 80% काम में कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, ये मेरा एज़ एसडीएम, एज़ एडीएम, एज़ डीएम, एज़ सीडीओ, एज़ डीडीसी, हम बहुत सारे, जी, एज़ आरएफसी, ठीक है? एज़ एमडी यूपीडेस्को, मैं बहुत सारी पोस्टों पे रहा हूँ, मेरे ट्रांसफ़र भी खूब हुए हैं, ठीक जी, है? 80% काम में किसी भी सीट पे कोई प्रेशर नहीं है। जी, 20% में प्रेशर है तो भैया 80% कर दो, तो 100 में 80 नंबर कम है मेरे भाई। सही अब बात वो है। 80 नंबर जो आपके करना है वो करोगे नहीं, तो बहाना दिखाओगे वो 20% का। जो आदमी ये कैसा है, पॉलिटिकल प्रेशर हो, ये है, वो केवल अपनी कमी को छिपाने के लिए ढाल बनाता है पॉलिटिकल प्रेशर का। और पॉलिटिशियन आर मच मोर मैच्योर्ड, मच मोर एक्सपीरियंस्ड, मच मोर प्रैक्टिकल देन अ ब्यूरोक्रेट। ये मेरा अपना निजी अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। पॉलिटिशियन पहले ये देख लेता कि वो अधिकारी क्या है, ईमानदार है तो जी, आपसे कभी गलत बात, मेहनती है तो आपसे बात नहीं करेगा। पहले वो अधिकारी को रीड करता है। अब आप जो है गड़बड़ काम करोगे, तो आपको आकर के पॉलिटिशियन, क्या आप अपने घर में भी हड़काए जाते हो? हड़काए सही नहीं जाते हो घर में? सही बात है। हैं? आपका बेटा कहता है आप पापा गड़बड़ कर रहे हो, आपके परिवार वाले कहते हैं आपने ये गड़बड़ किया है। जबकि परिवार में तो नहीं होना चाहिए। तो ये तो आम जनता का पैसा लियो, आम जनता क्यों नहीं टोकेगी आपको? वो कलेक्टर हो चाहे कुछ भी हो। आप आम जनता के आदमी हो, आम जनता के लिए जियो। सर एग्री टूरिज़्म की बात आप करते हैं। एग्री टूरिज़्म क्या है? और लास्ट टाइम आप अपने गाँव में कब गए थे जो आराम से अब मैं गाँव में कुछ दिन रह के बिताऊँगा? आपने कब किया था? देखिए, मैं आपको बताऊँ एग्री टूरिज़्म क्या हो रहा है। अब शहर, टूरिज़्म माने शहर, आओ बड़ा-बड़ा होटल। अब शहर में होटल और एसी, इससे सब काफ़ी लोगों का मन, भर कहते हैं ना, चुका है। कोई चीज़ ज़्यादा दिन तक रहती है तो उससे मन भर जाता है। पीपल लाइक चेंज, नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं, एडल्टेटेड नहीं। तो गाँव में एक खुला वातावरण होता है। वहाँ जो खाना मिलेगा अच्छी चीज़ मिलेगी, और गाँव में वो जा कर के नेचुरल खेती भी देख लेगा फ्री में। सही बात है। दूध गाय भैंस की डेयरी भी देख लेगा। किसान कैसे हल चलाता है वो देख लेगा। क्या सही बात है। वो, मतलब उसको इतने नमूने देखने को मिलेंगे। एग्री टूरिज्म में लर्निंग बहुत अच्छा है, जी, नेचुरल है, एडल्ट्रेशन नहीं है, नेचुरल कंफर्ट है। तो इधर एग्री टूरिज्म बढ़ा, उसका एक तो फायदा हुआ जो टूरिज्म करने आएगा उसको। दूसरे, इससे क्या हो गया, किसानों की आय बढ़ी, किसानों के रोजगार बढ़े, जो कोई बंदा। तो अब होम स्टे का कॉन्सेप्ट आ गया। सही आप बात। एक कमरा बना के दे दो और गेस्ट आएंगे, रुको, आप अपना कमाओ। अब लोगों का मन शहर टूरिज्म से देहात टूरिज्म की तरफ मुड़ गया है। जी, जब इधर देखा टूरिज्म बढ़ा, मैं आपको बताऊं, बांदा में एक प्रेम सिंह है, हुँ, उनका नाम प्रेम सिंह बगिया के नाम से फेमस है। जी, उनके यहाँ 2-4 अंग्रेज हमेशा पड़े रहते हैं। हुँ। तो एक दिन मजाक में किसी ने पूछा, ये अंग्रेजों से ये आप गोबर की छन्नी कराते हैं, उनके यहाँ बर्मी का छन्नी। तो वर्मी कंपोस्ट। हाँ, बर्मी कंपोस्ट। तो जो अंग्रेज आते हैं वो उनके साथ कुदाल भी चलाते हैं, उनके साथ हल्की जुताई भी करते हैं, जितना होता है उनको मज़ा आता है। जी, तो एक दिन मैं गया था उनके फार्म पे,
तो कुछ अंग्रेज से वो छन्ना करके वो वर्मी कंपोस्ट की छनाई कर रहे। तो कहने लगे साहब मैं इनसे, इन्होंने हमारे देश पे राज किया, मैं इनसे उसका बदला ले रहा हूँ। ऐसे मौज लाटर मूड में बोले। तो एग्री टूरिज्म हमारे किसानों की आय बढ़ा सकती है, जी, जो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ा सकती है। मनी कंसंट्रेट हो रहा कुछ हाथ में और कुछ हाथ, या तो बहुत धनी लोग, उसके विपरीत एक रिजल्ट लेके आएगा जो कि कंट्री के लिए अच्छा है, इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। वेल्थ शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। इट शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स। इसको भी मदद करेगा। तो एग्री टूरिज्म का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जी, और इसमें सबसे अच्छा महाराष्ट्र में काम हुआ। वहाँ के जो एक अपने को कहते हैं, हम एग्री टूरिज्म के जन्मदाता हैं, उनको मैंने यहाँ बुलाया था, मिला उनसे, मॉडल गांव में बैठक कराई, सरकारी बैठकों में भी कई बार आए। सर विलेज मैनिफेस्टो का जो आपका प्रोग्राम है ये पूरा मॉडल गांव के अंदर, विलेज मैनिफेस्टो के तहत आप ये कॉन्सेप्ट किसके हाथ में दे रहे हैं जिससे वो गांव का विकास करे? क्योंकि आप एट वन एंड आर्मी तो कोई काम वैसे भी नहीं करते हैं, और वन एंड आर्मी का ये प्रोजेक्ट भी नहीं है क्योंकि पूरे देश का ये प्रोजेक्ट है। तो मॉडल गांव के अंदर आप ये कॉन्सेप्ट किसके गांव हाथ में दे रहे हैं? उस गांव के प्रधान के हाथ में, या किसको आप ये समझ रहे हैं कि ये अगर मेरा ये बंदा ये प्रोजेक्ट को फॉलो करे तो एक गांव मॉडल गांव बन सकता है? देखिए ऐसा है कि जब चुनाव होता है जी, एमपी का, तो मैनिफेस्टो आता है ना। उस मैनिफेस्टो में क्या करते हैं कि हम किसान के लिए ये करेंगे, स्टूडेंट सब वर्ग के लिए क्या क्या करेंगे वादा करते हैं। जी, और जब वो जीत के अगर आ गए और नहीं करते, तो सरकार उसी पर घेरती और अगली बार हरा देती कि तुमने ये वादा किया, ये वादा किया, ये वादा किया, नहीं किया, आप वादा पे खरे नहीं उतरे, झूठे हो, जाओ भागो, अब हम दूसरे को जिताएंगे जो हमारा कल्याण करे। जी, यही एमएलए में भी होता है। जी, पॉलिटिकल पार्टियां हर छोटी बड़ी इंडिपेंडेंट अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जारी करते हैं। जी। प्रधान के चुनाव में सरकार 3 लेवल पे है। देश लेवल पे प्रधानमंत्री, राज्य लेवल पे राज्य लेवल पे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और गांव लेवल पे तो प्रधान, सरपंच। कुछ जगह बिहार में मुखिया बोलते हैं, यूपी में प्रधान बोलते हैं। यूपी में प्रधान बोलते हैं, महाराष्ट्र गुजरात में सरपंच बोलते हैं, बस नाम फर्क है, बात वही। तो गांव का जो मुखिया है, सरपंच, प्रधान है, वो वहाँ का पीएम है, वहाँ का सीएम है। जी, और वहाँ कोई मैनिफेस्टो है ही नहीं है। आए वो, वहाँ प्रधान जब चुनाव लड़ता है तो वो कुछ वादा वादा नहीं करता क्या हुँ, कि हम जिताओ तो हम ये कर देंगे। अब उसने कोई वादा नहीं किया और वो जीत गया, तो जीतने के बाद उसको काम करने की कोई ज़रूरत है? कोई नहीं ज़रूरत तब नहीं, उसने क्योंकि ब्रेक उसने वादा ही नहीं वादा किया। ही नहीं किया है। दूसरी बात, अगर उसने वादा नहीं किया, काम नहीं किया, उसने कोई वादा नहीं किया, तो आप उसको घेर नहीं पाओगे। कैसे घेरोगे कि भैया तुमने ये कहा था, ये नहीं, उसने वादा नहीं किया, तो आप उसको घेर नहीं पाओगे, मतलब उसको अकाउंटेबल नहीं बना पाओगे। जी, तो इससे गांव का विकास रुक जाएगा। रुक जाएगा। तो ये एक गैप है, जिस तरह से एमपी और एमएलए में मैनिफेस्टो है और यहाँ पे नहीं है गांव के चुनाव में, तो ये गैप हुआ ना। जी, तो ये हमारा विलेज मैनिफेस्टो उसी गैप को फिल कर रहा है। तो आपका ये कहना है ये किसके लिए है? ये प्रधान के लिए है और उस गांव के वोटर के लिए है। जी। पर वोटर इसको एज़ अपना मैनिफेस्टो माने और प्रधान इसके तहत अपना हाँ, मैनिफेस्टो जारी करे। हाँ, प्रधान ये जो मैनिफेस्टो जारी करेगा कि ये 25 मुद्दे हैं, मैं इस पर ये करूंगा, ऐसे करूंगा जैसे हो। और गांव वाला अपने दिमाग में नोट करके रखेगा, अच्छा ये वादा, और जैसे जीत जाएगा कहेंगे प्रधान ने जितना वादा किए रहे हो पूरा मैनिफेस्टो करो। में करो। तो जो एमपी लेवल पे होता है, जो एमएलए लेवल पे होता है, वो गांव लेवल पे नहीं होता। ये एक गैप है। जी, तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, ये गैप को फुलफिल कर रहे हैं। विलेज मैनिफेस्टो एमपी लेवल से स्टेट लेवल तक पहुंचा। स्टेट लेवल से जो तीसरा चुनाव होता है लोकल बॉडी का, गांव लेवल का, वो नहीं पहुंचा। तो जी। वहाँ हम इसको पहुंचा रहे हो, ये काफ़ी पॉपुलर, हमारा मॉडल गांव ही इसी पे आधारित है, वही यही उसकी रीढ़ है। सर मॉडल गाँव के तहत अभी आपने ऐसे कौन-कौन से गाँव हैं जिसको आपने मॉडल गाँव को के अंदर कंसीडर कर लिया है कि ये मॉडल गाँव बन चुका है? देखिए मॉडल गांव है या नहीं है, इसका कोई मानक नहीं है। जी, क्या बनाओगे? एक रोड बन गया, जैसे पैदल चल रहे थे तो साइकिल पे आए, अब कह दो तो विकास हो गया, फिर साइकिल पे आए तो कहीं मोटरसाइकिल पे आओ, जी, मोटरसाइकिल पे आए तो कहीं फोर व्हीलर पे आओ, फोर व्हीलर पे आए तो कहने लगे कि हवाई जहाज पे आओ। अब हवाई जहाज पे आए तो कहने लगे अच्छा ये हवाई जहाज की स्पीड जो है 1000 है, ये 5000 वाला हवाई जहाज लाओ।
फिर 5,000 वाला कहेंगे नहीं हमें उड़ा दो। तो वो तो कोई इसका मानक नहीं है। जी। उसका एक मानक ये है कि विकास होते रहना चाहिए, दिखते रहना चाहिए। कच्ची सड़क है तो पक्की हो जाए, पानी की व्यवस्था नहीं है तो हो जाए। तो इस तरह से हम लोग प्रधानों से, बहुत सारे प्रधान ऐसे हैं जो गांव के विकास के लिए अपना धन, रिसोर्स, अपना समय लगाना चाहते हैं। जी। बहुत सारे प्रधान ऐसे भी हैं जो उसको दुरुपयोग, पद का दुरुपयोग करना चाहते हैं। वो अधिकारी में भी है, हर जगह है। तो जो प्रधान अच्छा काम करना चाहते हैं वो हम लोगों से अप्रोच करते हैं। जी। अभी तक जो प्रधान अच्छा काम करना चाहता था उनको कोई गाइड करने वाला, बताने वाला, सिखाने वाला ऐसा नहीं था। नहीं था। तो ये गैप था। जी। इसी गैप को हम लोगों ने फुल किया। तो ऐसे प्रधान हम लोगों के पास आते हैं और बताते हैं हम अपने गांव का विकास करना चाहते हैं, आप हमें गाइड करिए, बताइए। तो हमारा ये, हम उनको विलेज मैनिफेस्टो देते हैं, उनके गांव में जा कर के जनता से मिलते हैं, गांव वालों को विकास में जोड़ने के लिए उसकी मदद करते हैं, हर गांव वाले से कनेक्ट करते हैं। इसका एक हम लोगों ने कई एसओपी बना रखा। उस एसओपी पे काम करके उस मॉडल में ले जाते हैं। वैसा तो नहीं होता तो सोचते हैं विकास कौन करेगा, खाली प्रधान करेगा। जी। हमसे अगर वो जुड़ गया तो प्रधान और प्रधान का पूरा गांव मिलके विकास करेगा। तो ये मॉडल गांव, यही अंतर है। अभी क्या है, खाली गांव वालों को पता है क्या कि प्रधान विकास करेगा। अगर वो हमारे मॉडल गांव से जुड़ा तो हम उसमें क्या जोड़ते हैं, केवल प्रधान नहीं, प्रधान और प्लस पूरे गांव का हर सदस्य जिसके अंदर जो क्षमता है, सब मिलके विकास करेंगे। जी। तो हम ये जोड़ते हैं, गांव वाला मिलेगा और जिसके जो अंदर क्षमता है वो प्रधान के नेतृत्व में मिलके विकास करेंगे। मॉडल गांव में आपने गुजरात और पश्चिम बंगाल के अपनी टीम की यात्रा करवाई थी। पश्चिम बंगाल और गुजरात के गाँव में आपको ऐसा क्या लगता है जिससे आपकी टीम समझ करके यूपी और मतलब इधर के जो नॉर्थ इंडिया के गाँव हैं उनको उसको अडॉप्ट करना चाहिए? देखिए, गांव जो जैसे गुजरात की बात करिए तो गुजरात में क्या है, गुजरात के लोग हमसे एक जनरेशन आगे हैं। जी। वो, अभी हम ए टू जेड की तरफ जाते हैं और वहाँ जेड टू ए की स्टार्ट तरफ हो गया जाते है। हैं। हाँ, वो पहले पैदा उदा करने में नहीं विश्वास करते। वो क्या करते हैं, वो बेचने में विश्वास करते हैं। वो पूरे व्यापारी हैं, उनके खून में व्यापार है। कॉन्सेप्ट है हाँ, गुजराती है हम तो कुछ भी बेच सकता है। हाँ, वो हवा पानी कुछ भी बेच सकते हैं, मिट्टी भी। हम ए से जेड जाने के आदी हैं और वो जेड से ये ए यार को आने का आदी हैं। तो सबसे पहले गए तो यही सीखे कि भैया हमारा डायरेक्शन ही गलत है, हमारा डायरेक्शन गलत है, गलत है। डायरेक्शन ये होना चाहिए। दूसरी बात है कि वहाँ का आदमी बहुत सिंपल है। जी। वहाँ 5,000 करोड़ का आदमी, वहाँ हर आदमी अपनी गाड़ी खुद चलाता। दिखावा, शोबाजी, नौटंकी बिल्कुल नहीं है। जी। वो अपने काम में, उनके मरने की फुर्सत नहीं है, दिना भर व्यस्त रहते हैं क्योंकि वो व्यापार करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, दिखावा, शोबाजी, नौटंकी, झूठ, ये सब ये फौरे। यहाँ के स्टार्टअप के भी कल्चर में है। हम्म? मैंने जहाँ तक नोटिस किया है कि यहाँ के स्टार्टअप के कल्चर में भी और गुजरात के स्टार्टअप के कल्चर में भी ये डिफरेंस हाँ, है। तो वो तो इकोसिस्टम तो प्रभावित कर, वहाँ का इकोसिस्टम ये है। अभी मैं 25, 26, 27 जनवरी को 3 दिन था, एक शादी में मैं गया था। तो वहाँ मैंने काफ़ी स्टार्टअप, काफ़ी बिजनेसमैन से मिला, स्टडी कर रहा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूपी एंड गुजरात। तो एक आदमी आया, वो सीईओ था हॉस्पिटल का, उसका 150 करोड़ का हॉस्पिटल था, जी। 50 करोड़ का। हमने कहा कैसे चलाते हो? हम्म। कहा साहब, 4 मित्र थे, हम्म। एक ने 25 करोड़ डाला, एक ने 10 करोड़ डाला, एक ने 15 करोड़ डाला, एक ने 5, और चारों मित्र थे। और मुझे सीईओ बना दिए और मैं चला रहा हूँ। और जो है वो चारों महीने में एक बार मिलते हैं ऐसा। हम्म। वहाँ चारपाई, जो अभी मैं समझा रहा था, चारपाई बनाने की आदत है क्या? जी। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे पास जब तक 20-50 करोड़ होगा नहीं तब तक हम शुरू नहीं करेंगे। सही बात है। हम, मान लीजिए हमारे पास 10 करोड़ है, अब जब तक 50 नहीं होगा करेंगे नहीं। हम्म। और अगर 50 हो गया करोगे तो अकेले चलेगा नहीं, मरोगे, फेल होगे। तो तो कौन सा वहाँ जो चाहिए? कोलैबोरेशन, एसोसिएशन की आदत है, जुड़ने की आदत है, जुड़ के काम करने की आदत है, और यही मूल मंत्र है बिजनेस करने का। वो हमारे यहाँ कम है क्या? यहाँ पे मतलब नॉर्थ यूपी में तो बिजनेस का उतना कॉन्सेप्ट है ही नहीं। नहीं, इसको पीछे कारण यही है ना, अकेले चला चना भाड़ा नहीं फोड़ता, सही बिजनेस बात। के लिए लागू है। 4 लोग बनो, 4 लोग मिलोगे तो पैसा भी हो जाएगा, बुद्धि भी आ जाएगी और चल भी जाएगा। अकेले करोगे तो नहीं होगा। तो वहाँ बड़ी पे, पुरानी कहावत है, एकता में बल होता है। हाँ, एकता में बल होता। तो वहाँ के लोग, और ट्रस्ट है, ये नहीं कि बेईमानी नहीं है, ईमानदारी है काफ़ी। हमें नहीं कहते वहाँ राम, मतलब सब कुछ ठीक ही है, लेकिन 90-80% चीज़ें वहाँ बहुत अच्छी हैं। लोगों में एसोसिएट होने की
कोलैबोरेट होने का चीज़ है, यहाँ नहीं है। आप सर बस्ती डिस्ट्रिक्ट से हैं। आपने अपने लैंग्वेज को अवधी लैंग्वेज को छोड़ दिया। अवधी लैंग्वेज को आप प्रमोट करते हैं? नहीं देखिए, लैंग्वेज की बात चूँकि मैं 1 से 8 तक घर से पढ़ा और 8 9 से 12 तक बस्ती में पढ़ा। बस्ती राजकीय इंटर बोर्ड। हाँ, तो अब वो घर स्कूल में तो ये अवधी लैंग्वेज चलती नहीं है और फिर मैं बाहर चला गया तो मेरा अवधी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहा। नहीं, लगाव नहीं, मतलब मुझे वो लगाव कैसे होता है बाई प्रैक्टिस या उसको यूज करो, कभी ऐसा चांस तो जो वहाँ का एक जनरल ये भाषा यही हमारी भाषा हो गई। आपने यूएस के लिए वीज़ा अप्लाई किया था, आपका वीज़ा भी कैंसिल हुआ हाँ। था। उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि अब हमने वो आपको एक बुक वीज़ा में हमने अप्लाई किया 2-3 बार किया, नहीं जी, मिला। एक प्रोफ़ेसर बाकरी थे, मैं एसडीएम संभल था, जी। तो वो अपने गाँव में स्कूल बनाए थे। हुँ, हुँ, तो हुँ। जब वो पढ़ते थे, तो उनको उस एरिया में पढ़ने की बड़ी दिक्कत थी, उन्होंने झेला था। जी, तो वो जब अमेरिका तक पहुँचे, प्रोग्रेस किए, तो आकर के स्कूल मुमताज़ मॉडर्न पब्लिक इकलौतिया स्कूल बनाए। जी। तो जब वो गर्मी में वो आते थे अपने स्कूल और अपने गाँव, उनका गाँव से लगाव था। तो वो उनको ये पता लगा कि एसडीएम मेरे बारे में मेरी छवि उनको पता लगी कि बड़े अच्छे एसडीएम हैं, खूब मेहनत करते, काम करते जो भी। तो वो मेरे पास एक दिन आए और बताने लगे कि साहब आपकी छवि बड़ी अच्छी है और आप मेरे स्कूल में भी आई है। उन्होंने पूरी कहानी बताई कि स्कूल क्यों बनाया। तो मुझे उनकी वो स्कूल बनाने के पीछे जो भावना थी कि जो बचपने में पढ़ाई को लेके उन्होंने दिक्कत झेली थी, उस एरिया के लोग वो दिक्कत ना झेलें, इसलिए उन्होंने वो स्कूल बनाया। और गर्मी में आकर के 3 महीना गर्मी में एसी कमरा छोड़ के आते थे। तो फिर जब मैंने उनकी भावना देखी तो मैंने उनके स्कूल को एडॉप्ट कर लिया जी, और मैं उस स्कूल को बढ़ाने में लग गया, जिससे कि वहाँ कोई आधिकारिक रूप से जो सहयोग होता था मैं करता। वो हमारे धीरे-धीरे मित्र बन गए। उन्होंने कहा ओके। आप आइए अमेरिका देखिए कैसे चलता। हुँ। तो उस समय अमेरिका जाना एक सपना हुआ करता था। जी, सही बात। मुझे पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी चाहिए था, एनओसी नहीं मिली। हुँ, मैं उस समय के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी थे, उनसे मिला। उन्होंने कहा हाँ, हाँ, कर दो, नहीं हुआ एनओसी। जी। फिर बाद में हुआ। फिर वीज़ा के लिए अप्लाई किया, 3 बार वीज़ा कैंसल हुआ क्योंकि इन्विटेशन प्रोफ़ेसर बाकरी का था। हुँ, वो टा ट्रेड टावर वाली घटना हुई थी। 26/11। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। फिर उन्होंने अपने एमपी से शिकायत किया, कोई इतने सीनियर आईएएस अफ़सर हैं, हुँ। अब मतलब यूपी के अफ़सर हैं, उनका वीज़ा एक कैंसल कर रहे हैं। तो वो जैसे घिसा-पिटा जवाब यहाँ था, वहाँ भी वैसे घिसा-पिटा जवाब अधिकारियों ने अपने एमपी को दे दिया फ्लोरिडा के। पॉलिटिकल लीडर कहीं भी हों, जवाब वही देते हैं, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे यूएस के। हाँ, नहीं तो नेचर ऑलमोस्ट सेम है, 60% इस पर रिसर्च भी है। जब मैं अमेरिका पढ़ने गया 2009-10 में, जी, तो वहाँ एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, उसमें यही था कि 60% झूठ यहाँ वहाँ भी बोलते थे। उस समय 10 साल पहले 2009-10 की घटना है। हुँ, हुँ, हुँ। तो वहाँ भी जी कि झूठ बोलने पे एक सर्वे हुआ था कि 60% वहाँ भी झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अभी ये जो फाइल ऑयल का केस चल रहा है, उससे आपके समझ में आ गया कि केवल ये मार्केटिंग है, वहाँ बहुत अच्छा है और यहाँ बहुत खराब है। सही बात है। ये जो अभी एप्स्टीन फाइल फ़ाइल। कहाँ आया है, इससे आप सिस्टम के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर क्या बड़ा आदमी है तो उसके लिए वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। लेकिन आम जनता में इन्होंने क्या अपनी मार्केटिंग किया, नहीं, नहीं, अरे तो रूल इज़ फॉर ऑल। हाँ, लेकिन ये ब्यूटी है जी, कि वो फाइल खुली तो सही खुली बात और है, तथ्य सामने तो आए, जिससे दुनिया को सच्चाई पता तो लगी। सही बात। और ये कहावत है, सत्य तो ऊपर आएगा ही, थोड़ा लेट लपेट आए, आता है, भले देर से आए, आता है। उसमें ये ताकत हो, निकल के आता। सर, आप थोड़ी-सी अपने जर्नी के बारे में बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला कि अब मुझे जो एकदम ग्राउंड लेवल पे हैं, उनके साथ रह कर के काम करना है, ना कि एज़ ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैं अधिकारियों से ही मिलूँगा, मैं अधिकारी को ऑर्डर करूँगा कि आप जा कर के नीचे काम करो। आपको वो कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला कि नहीं मुझे खुद जाना चाहिए और मुझे मुझे गाँव के जो सबसे छोटा किसान है, उससे मिलना चाहिए कि तुमको क्या प्रॉब्लम है? उसको जानना। नहीं देखिए, ऐसा है कि मैं गाँव में रहा, तो गाँव की हर समस्या पहले गाँव में प्रधान वो लेखपाल आते थे, तो क्या तैयारी होती थी, जो आज के डीएम के जाने पर भी तैयारी नहीं होती है। हम सही लोग बात है। स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल में डिप्टी साहब होते जिसको ये बीएसए बोलते हैं। हुँ। अरे ये बीएसए साहब का अगर डिप्टी साहब का मुआयना लग गया तो हम लोगों से मटर मंगाते थे गुरुजी और चना हम लोग लाते थे। क्या उनका ये बीएसए आता था, क्या जलवा होता था उसका। तो हमने हकीकत को बहुत नज़दीक से अपने बचपने में गाँव में रह के देखा है।
हमने गाँव की मुसीबतें देखी, गाँव की अच्छाइयाँ देखी, बुराइयाँ। तो वो गाँव का जो वो मेरा बहुत बड़ा स्कूल था, प्रैक्टिकल स्कूल। और मैं जी। पढ़ाई तो करता था प्राइमरी में, लेकिन जो देखा वो मेरे ज़हन में, खून में है। जब मैं पढ़ाई के बाद इस सर्विस में आया तो लोग क्या करते हैं, पहले तो जिला छोड़ेंगे, फिर गाँव छोड़ेंगे, फिर हुँ। परिवार छोड़ेंगे। कुछ दिन बाद वो उस गाँव में जाना भी पसंद नहीं करते, ठीक है? तो वो गाँव नहीं छोड़ रहे हैं, वो अपना खुद नुकसान कर रहे हैं। सही क्या बात। अपनी अगर जड़, एक पौधे को जड़ से उखाड़ के रख बाहर कर दो, सूख जाएगा। हुँ। हमारा जड़ क्या है, उस गाँव में है। आपने गाँव में जाना छोड़ दिया, मतलब आपने अपने आप को जड़ से निकाल के फेंक दिया, तो आप सूख जाओगे। हमने इसके विपरीत काम किया। हमारे फादर गाँव में रहते थे और पूरा परिवार हमारा गाँव में रहता था। तो हमारा जी। गाँव से वो जो लगाव, गाँव के प्रति जो चीज़ें हैं, वो टूटी नहीं और मजबूत हुई कि गाँव में अब हम उन चीज़ों को नहीं होने देंगे, जो हमने देखा है। जी। जैसे गाँव में गेहूँ खरीद का सीज़न आता था, बहुत दिक्कत होती थी। मैं जहाँ रहा गेहूँ खरीद में दिक्कत नहीं होने दिया। सिंचाई को दिक्कत होती थी। अभी मैं सिंचाई विभाग में शारदा में था, ये प्रोजेक्ट था कई सालों से लंबित था, 53 किलोमीटर का। जी। 6 महीने मेहनत करके, समझ के, इधर-उधर करके मैंने पानी उसमें चलवा दिया। मैं वो जो मेरे हटने के बाद फिर उसमें पानी नहीं चल रहा है। तो जो किसान की जितनी समस्याएँ हैं, वो मेरे दिल और दिमाग में वो सारे दर्द हैं। और वो दर्द किसानों को ना हो, गाँव वालों को ना हो, ये मेरी एक सोच है। और उस सोच को हमने बनाए रखा है। तो मैं जिस भी कुर्सी पे जाता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ, जी। तो जुड़ के काम करता हूँ। अब मेरी वो आदत हो गई है। अगर वो ना हो तो मुझे कष्ट होगा। अगर मुझसे आदमी अपना दर्द ना बताए, मैं उसकी मदद ना करूँ, जी। तो मुझे लगेगा कुछ दिक्कत हो रही है। मदद करना, लोगों के समस्याओं को कम करना, लोगों के पेन को कम करना, आई एन्जॉय इट। सर, स्टार्टअप के बारे में आप काफ़ी मोटिवेट रहते हैं। मुझे लगता है कि आप अगर स्टार्टअप का नाम सुनते हैं कि ये बच्चा कुछ करना चाह रहा है और ये कुछ अच्छा कर सकता है, आप खुद से मोटिवेट होकर के कहते हैं नहीं उसको बुलाओ, मैं मिल मिल लूँगा उससे और मैं उसको सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। ऐसे कौन से पहले स्टार्टअप की हेल्प की थी जो अभी तक आपको याद है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं एमडी-यूपी डेस्को था, जी। सपा सरकार थी और 100 करोड़ का बजट था। तो स्टार्टअप के नाम पे उस समय स्टार्टअप का नाम, स्टार्टअप नाम आया था। अब बहुत सारे मेरे पास 2-4 स्टार्टअप आए उस समय कि साहब हम हर जगह हमें तो काम मिलेगा नहीं। हुँ। बात तो उनकी सही। टेंडर में जाओ, जेम पे जाओ या कहीं भी जाओ, तो क्या चाहिए, आपका टर्नओवर कितना है, आपका रजिस्ट्रेशन उस विभाग में है कि नहीं है, आप इम्पैनल्ड हो या नहीं हो, और आपका कोई एक्सपीरियंस, टर्नओवर, इम्पैनलमेंट। अब स्टार्टअप के पास कहाँ होगा? और स्टार्टअप का नाम लोग नहीं जानते थे। तो मैं एमडी यूपी डेस्को था और कुछ 4-5-10 वेंडर थे, उन्हीं को काम मिलता था क्योंकि कोई इम्पैनल्ड था नहीं। तो जब मैं गया तो सबसे पहले तो मुझे स्ट्राइक किया, ये तो मोनोपोली है। जी। तो मैंने क्या किया, पॉलिसी चेंज की। हर दूसरे महीने जी। हम इम्पैनल करेंगे। क्या करेंगे? इम्पैनल करेंगे। इम्पैनल करेंगे। और जब हमने उसकी पॉलिसी चेंज की तो हमने उसी में स्टार्टअप को भी इम्पैनल किया। जी। और उसमें हमने एक कंडीशन लगा दिया कि जो स्टार्टअप होगा, हुँ। उसे ना एक्सपीरियंस देना होगा, हुँ। ना उसे टर्नओवर का सर्टिफिकेट देना होगा, और वो अधिकतम 5 लाख तक का काम कर सकता है। कर सकता है। तो अब हमने उसको एक इम्पैनल्ड कर दिया और उसको ये अनुभव नहीं है, उसे छूट मिल गया। अब अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बात हुई, तो अब उसको इन लोगों ने 15 कर दिया। हुँ। तो मेरा वो प्यार है स्टार्टअप से। जी। मैंने स्टार्टअप को इम्पैनल करके, जहाँ जिस दरवाजे में वो नहीं घुस सकता था, मैंने उसको घुसा दिया कि जाओ तुम भी कुछ काम करो। अब मान लीजिए 3 काम 15 लाख का कर दिया, हुँ। तो धीरे-धीरे अब बिल्ड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले तो एंट्री ही बंद थी। तो 10 साल पहले हमने स्टार्टअप में ये काम किया, क्या, जो लोग सोच नहीं सकते थे। स्टार्टअप का मेरे दिमाग में क्या है, हमारे देश की समस्याएँ जो हैं, वो बड़ी जटिल, कॉम्प्लेक्स हैं। जी। जटिल, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, डिफ़िकल्ट। तो इसको हल करने के लिए क्या चाहिए? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी चाहिए और एनर्जी चाहिए। ये तीनों चीज़ एक जगह मुझे तो ना लीडरशिप में मिल रही है, ना ब्यूरोक्रेट में मिल रहा है। जी। तो ये कहाँ मिल रहा है? स्टार्टअप स्टार्टअप में। में मिल रहा है। स्टार्टअप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। मेरा किसी को
व्हाटएवर आई एम सेइंग ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, मेरी व्यक्तिगत राय है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, रिस्क टेकिंग, फुल ऑफ एनर्जी, ये चाहिए। जी, तो ये यही तो स्टार्टअप है। स्टार्टअप का मतलब ही है सही बात। टीम ऑफ द पीपल हैविंग दीज थ्री क्वालिटीज। तो अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत कर दें तो हमारे देश की जितनी भी जटिल कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स समस्याएं हैं वो काफ़ी कुछ कम हो जाएंगी और देश विकास की तरफ बढ़ जाएगा। ये मेरे मन में अनुभव के आधार पर भावना है, इसलिए स्टार्टअप से मेरा बहुत लगाव है और मैं स्टार्टअप को हर तरह से सपोर्ट करता हूँ, मदद करता हूँ, प्रो बोनो एडवाइजर बनता हूँ। जो भी मेरे पास कुछ है उनको बढ़ाने के लिए देने का प्रयास करता हूँ। मुझे चाहिए उनसे कुछ नहीं, बस खाली वो बढ़ जाएं। वो बढ़ जाएंगे, समस्या हल हो जाएगी। जब समस्या हल हो गई वही हमारा रिवार्ड है, यही हमारा काम है ये ब्यूरोक्रेट। एक गाँव से निकल कर के यूएस तक का सफ़र, फिर ब्यूरोक्रेट तक का सफ़र, ये आपका कितना चैलेंजिंग रहा और कैसा रहा? कोई चैलेंजिंग नहीं रहा। केवल एक चीज़ है हमारे दिमाग में, 24/7/365, कीप लर्निंग, कीप चेंजिंग, कीप इम्प्रूविंग, कीप रिफाइनिंग। बस कुछ नहीं है। और वही मंत्र है, डू द सेम थिंग डिफरेंटली। टू डू द सेम थिंग डिफरेंटली यू नीड टू कीप लर्निंग 24/7/365, टू रिफाइन, टू अमेंड, टू इम्प्रूव। कुछ कोई चैलेंज नहीं है। और चेंज ब्रिंग्स एनर्जी, इंजॉयमेंट एंड हैप्पीनेस। जिसके जिंदगी में चेंज नहीं है ना, उसकी जिंदगी नीरस है। आपने अपने बुक में एक चीज़ मेंशन किया है कि जब आप यूएस गए, तो आपके साथ जो आपके और भी ब्यूरोक्रेट अधिकारी गए थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, उसके तहत आप हम्म, गए थे हम्म, यूएस। हम्म, तो उसमें आपने लिखा है कि आपके साथ जो गए, आपको इंग्लिश भी नहीं आती थी हम्म। उतना अच्छे से, फिर भी जो आपके साथ गए उनका ए ग्रेड आया और आपका ए प्लस ग्रेड आया। और तुमको रात भर नींद नहीं आई। जी, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो 90 परवीन प्रकाश नाम है उनका, आईआईटी कानपुर के, यूपी के, आंध्रा कैडर हैं। हमारी उनसे अच्छी मित्रता है। जी, वो अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होके बीआरएस ले लिए हैं इस समय हैं। ये बात सही है। वो अपने को बड़ा पढ़ाकू, माय माय डियर, बहुत अच्छे इंसान है। हमारी आज भी उनसे दोस्ती है। जी, जी। उनका हुँ, वो मुझे पढ़ाते थे, बताते थे। मैं तो ज़िंदगी में पहली बार ही वैसे गया था। जी, वो कई कंट्री घूमे थे और मैं उस समय पीसीएस था, वो आईएएस थे। जी, एक ईगो प्रॉब्लम भी है पीसीएस आईएएस का, सर्वविदित था, सबको पता है। तो लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है। आज भी हमारी उनसे दोस्ती है। नोएडा में रहते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन वो बात होती है हमसे, वो राय मशवरा, हम लोग वी आर वेरी क्लोज कॉन्टेक्ट्स। अब बीआरएस लेने के बाद तो ज़मीन पे आ ही गए और मैं पहले से ज़मीन पे था। सही बात तो है। हम दोनों ज़मीन पे हैं। तो वो जो प्रोफ़ेसर जिसका कोर्स लिए थे, वो यूनाइटेड नेशंस में पहले शशि थरूर साहब के साथ काम की थी। वहाँ वो उसके बाद वो प्रोफ़ेसर हो गई थी वहाँ से जी, नौकरी के बाद। तो जो मैंने आइडिया लिखा था, उस पर वो बहुत खुश हुईं। ओके, उन्होंने लिखा था कोई मैन मेड डिज़ास्टर बताइए। जी, क्या बताइए? मैन मेड डिज़ास्टर। हाँ, तो मैंने ये बनाया कि जो ये इम्यूनाइज़ेशन होता है, अगर हम इम्यूनाइज़ेशन, हमारी आंगनबाड़ी या नर्स या जो भी जिसकी ज़िम्मेदारी है, वो इम्यूनाइज़ेशन नहीं कर रही है, हुँ, तो उससे डेथ बढ़ रहा है, तो ये मैन मेड डिज़ास्टर है। ये बात उनको बहुत अपील करी कि भाई इम्यूनाइज़ेशन एएनएम नहीं कर रही है, आशा नहीं कर रही है, तो इसमें जी, जो मर रहा है उसकी तो गलती है नहीं। सही तो बात ये है। तो अगर ये करें, डेथ कम होगी। हुँ, तो ये भी देखो कितना इनोवेटिव आइडिया, कहाँ से हमने आइडिया लिया और कैसे किया और कैसे कर दिया। तो इससे वो शी वाज़ वेरी हैप्पी। उनका नाम था प्रोफ़ेसर कैथरीन बर्टीनी। जी, और उन्होंने मुझे ये प्लस दिया, उनको ये दिया, तो उन्हें तो रात भर नींद नहीं आई। अब भी मिलते हैं तो हम लोग यही मज़ाक करते हैं कि आपको, वो भी मौज मज़ा लेते हैं कि आपको तो ये प्लस मिला। और ये हमने कहा हाँ, यही है इस देश में, गुरु गुरु चेला शक्कर। सक्सेस हो गया। बस यहीं पे इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आगे हमारे पास बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिस पे हम आगे बैठ कर के डिस्कस करेंगे पॉडकास्ट में। जिससे हमारी मतलब जो ऑडियंस है उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। आजकल के टाइम में जो स्टार्टअप का कल्चर है, मुझे लगता है कि आपसे अच्छा स्टार्टअप्स को कोई नहीं समझा सकता है। हाँ, देखिए मैं स्टार्टअप में एक बात और कहूँ। मैं 10 साल पहले जब वहाँ था तो मैंने स्टडी किया स्टार्टअप पे। तो उस समय कई स्टडी ऑनलाइन भी है। जी, मैंने किया था कि बहुत सारे सर्वे हुए। इंडस्ट्रीज़ की बहुत सारी फिक्की है, सीआईआई है, बहुत सारे एसोसिएशन हैं। इन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने स्टडी कराया था, तो उसमें ये पाया था, ये 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जी, कि चूँकि ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा, ऑफ़िस का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया एनसीआर वगैरह में, हुँ, तो लखनऊ स्टार्टअप के लिए
बंगलौर बन सकता है, ये मैंने पढ़ा था और इस पर काफ़ी कुछ विचार मंथन हुआ। ठीक है, हम वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ पहुँचना था। तो मैं तो ये कहता हूँ कि लखनऊ को सिलिकॉन वैली बनाना है। ठीक जैसे है, कहते हैं बंगलौर सिलिकॉन वैली है, ठीक है, तो हम लखनऊ को क्यों नहीं बनाएँ? सही बात। अच्छा, सपना देखने में क्या जाता है? कोशिश करेंगे तभी न, सपना देखेंगे तभी न, तभी कोशिश करेंगे, हाँ, तभी कुछ तभी हो। कामयाब होंगे। तो हमें हमारा ये सपना है, लखनऊ को सिलिकॉन वैली बनाना है। जी, तो सिलिकॉन वैली बनाने के लिए सबसे पहले किस पर हाथ रखा जाए? स्टार्टअप। स्टार्टअप। बस, ये बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है। ठीक है, मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता, ना हो सकता हो जाए, जी, होगा काहे नहीं। हमें तो बहुत अच्छा इनकरेजिंग सारे लोग मिलते हैं, सबको राय देता हूँ, सबसे मिलता हूँ, सबको इनकरेज करता हूँ, समस्याएँ हल करता हूँ, मार्केट से कनेक्ट करता हूँ, अधिकारी। कल मेरे पास एक बच्चा आया, वो साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी। अब उसका काम तो नीचे सब लोग ले लेते हैं और बड़े अधिकारी से मिलवाते नहीं। हुँ, मिर्ज़ापुर का लड़का है, आदर्श जायसवाल नाम है उसका। मेरे घर पे आया, हमने तुरंत मिर्ज़ापुर के डीएम पवन गंगवार को फ़ोन किया। पवन गंगवार बहुत ब्राइट, बहुत ही अच्छे अफ़सर हैं, जी, इनोवेटिव हैं। तो हमने पवन से कहा, हमने कहा यार ये आपके यहाँ है, ये मेरे सामने बैठा है, इसको तुम प्रमोट करो, इसको बढ़ाओ। तो उन्होंने, वो गया, मिला, बढ़ाएँगे। ऐसे मैंने कई अफ़सरों से कहा जाओ। हमने कहा वहाँ के कमिश्नर राजेश प्रकाश जी मेरे बैच के हैं, जाके हमारा नाम लेके मिलो। जी। डीएम सोनभद्र है सिंह साहब, उससे मिलो मेरा नाम लेके। हमने 3-4 अफ़सर बनारस में दे दिए, तो मेरा क्या गया? कुछ नहीं गया। कुछ नहीं। इससे वो काम करेगा, उसका मनोबल बढ़ेगा और इससे आजकल जो डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल चोरी हो रही है, वो रुकेगा। जी, तो मेरा क्या नुकसान हुआ? कुछ हर नहीं। अधिकारी को आम जनता से मिलना चाहिए, हर अधिकारी को आम जनता वर्क को, करना चाहिए। हाँ, मदद करना चाहिए, इसमें हमारा कुछ नहीं जाता। लेकिन यही तो दिक्कत है, हम कंजूस बहुत हो गए हैं हुँ। मदद करने में। ये जो कंजूस हम हो गए हैं मदद करने में, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। ये कंजूसी ठीक नहीं है समाज हुँ। के लिए, ना हमारे लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। इसके पहले मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि मॉडल गाँव के साथ अगर कोई गाँव के लेवल का लीडर जुड़ना चाहे, तो उसको क्या-क्या करना चाहिए? उसको कहाँ कनेक्ट करना चाहिए आपसे? देखिए, मॉडल बिकॉज़ गाँव, हर इंसान लखनऊ नहीं पहुँच सकता। कोई बात नहीं, और लखनऊ आने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग उससे खुद अप्रोच करते हैं। तो जी, मॉडल गाँव के नंबर हैं, मॉडल गाँव का ईमेल है, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। सबके पास मोबाइल है, मोबाइल पे वो बात करेंगे, यहाँ से तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। ऑनलाइन साइट है, आजकल साइट में थोड़ी दिक्कत हो गई है, वो ठीक हो रहा है। टेक्निकल प्रॉब्लम है, वेरी सून इट इज़ गोइंग टू गेट रेक्टिफाइड। सो ही शुड कॉल ऑन फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ही विल गेट रिस्पॉन्स, प्रॉपर असिस्टेंस, प्रॉपर एसोसिएशन, प्रॉपर कोलैबोरेशन। थैंक यू सो मच सर। आज का हमने इतना सक्सेसफुल पॉडकास्ट किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया, थैंक यू। आपने काफ़ी स्टडी करने के बाद ये सब क्वेश्चन बनाए हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर आपने इसको यहाँ तक देखा है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट में अपने बारे में एक कमेंट ज़रूर छोड़िए। हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके कमेंट को पढ़ें और आपके कमेंट को हम सर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, हम जवाब देंगे। कमेंट जो आएगा जी। हमसे आप डिस्कस करना, जी, जी। हम लोग सीधा उनसे फ़ोन पे बात करके वो सीधी 1 टू 1 रिप्लाई करेंगे। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।